नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जीएस का टेस्ट नंबर 7वें में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक 6 टेस्ट पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेस्ट कराए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैप और जहाँ पे जैसी जानकारी की आवश्यकता है उतना डिटेल में आपको दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ टेस्ट पेपर अगर आप लगाते हैं बराबर और उसे एक बार दो बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपके एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए आपको बता दें कि चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि वीडियो 2023 में 100% सफलता प्राप्त की जाए। आपको डेली जो है यहाँ पे जीएस का टेस्ट मिलेगा। शाम को 7:30 बजे एक मिलता है, एक सुबह भी आपको मिलने लगा है। उसके बाद फ्री में आपको हिंदी का टेस्ट डेली मिलता है, यह भी 2 हो चुका है। मैप और ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन, और फ्री में आपके जो है टेलीग्राम चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ ले लीजिए और उसको 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए। यकीन मानिए आप परीक्षा हाल में जाके वहाँ से आप लौट के बताएंगे कि यह टेस्ट पेपर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था। ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? कौन सा शब्द? पंचायतन शब्द जो है किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए, पंचायतन जो है ना एक मंदिर निर्माण की शैली है। क्या है? मंदिर रचना की शैली। अच्छा, इस शैली के मंदिर देख लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा। यह देख रहे हैं क्या है? यह सारनाथ का मंदिर है। सारनाथ टेम्पल कहाँ पे अवस्थित है? को पता होगा, वाराणसी के पास है। वाराणसी के पास सारनाथ का मंदिर है। वही देखिए इसी शैली से निर्मित किया गया है। तो पंचायतन शब्द जब भी आए तो आप समझिए मंदिर निर्माण की एक शैली है। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको जो है अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है अंतरिक्ष विज्ञान का? बताइए। विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जो है अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण नाम और है। कौन है? सीवी रमन। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको बता दें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के। तो मतलब इनका योगदान क्या था यह बताइए आप लोग। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्होंने शोध किया था और अपना जो है इनकी थीसिस इस पे आई थी। और इसी को जो है क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव भी बोलते हैं। रमन प्रभाव। चलिए नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? पहले का प्रश्न है, पहले के टेस्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा इसे। बताइए कौन है? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर जो है बसा हुआ है? बताइए वह कौन सी नदी है? तो देखिए वो नदी है सीन नदी। कौन सी नदी? सीन नदी। आप इसको ऐसे भी याद रखिए कि पेरिस सब क्या करने जाते हैं? पेरिस अच्छी अच्छी बिल्डिंग वहाँ का सीन और नज़ारा देखने के लिए जाते हैं, तो उससे आप नहीं कभी भूलेंगे। तो आइए इसे मैप पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसे हम लोगों ने पढ़ा जरूर है लेकिन मैप पे नहीं देखा होगा। तो देखिए ये फ्रांस है, फ्रांस का मैप है और देखिए ये सीन नदी जा रही है। सीन नदी जा रही है, इसी के तट पर आप देखिए ये पेरिस शहर बसा हुआ है जो कि फ्रांस की राजधानी है। महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? बताइए। हिंदी पहले नंबर पे बोली जाती है भारत में, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है तमिल। कौन सी है? तमिल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आपकी आएगी बंगाली और चौथे नंबर पे मराठी। ये चार के चारों आप याद रखिए। हिंदी जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिल, तीसरे पे बंगाली, चौथे पे मराठी। नेक्स्ट है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये बताइए कि एलिफेंटा का मंदिर अवस्थित कहाँ पे है? तो यह मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे? मुंबई। अच्छा, मुंबई में ये मुख्य लैंड में न होके कहाँ पे है? द्वीप पे है। 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर ये स्थित है एलिफेंटा।
और यहाँ जो है यह शैल चित्र है, शैल मंदिर है, अर्थात पत्थर पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। तो यह बताइए किसके द्वारा बनाया गया है, जो प्रश्न है हम लोगों का। तो यह राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, अर्थात विश्व का विनाश नहीं होगा ऐसी अवधारणा जो है उसमें विश्वास नहीं करता। तो बताइए यह कौन सा धर्म है। तो यह जैन धर्म है। कौन सा धर्म है, जैन धर्म। अच्छा ये बताइए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैन धर्म में हिंसा जो है वह पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि आप समझिए दवाएं या कीटनाशक का जो प्रयोग होता है फसल में, उसके लिए भी ये मना करते हैं कि वहाँ पे भी नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का हिंसा के विरुद्ध जैन धर्म चलता है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शुरू के 4 तो लगभग याद ही रहते हैं, बाकी आगे 2 बढ़ा के ऐसे प्रश्न कम ही बनते हैं। तो बताइए, देखिए पहले नंबर पे अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान आता है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो मध्य प्रदेश आता है, MP। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो महाराष्ट्र आएगा, MH। चौथे नंबर पे बात की जाए तो UP, उत्तर प्रदेश आता है। ये चारों तो आपको एकदम याद होने चाहिए। पहले नंबर पे राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर UP। और अब आते हैं प्रश्न में जो आगे है, फिर 5वें नंबर पे कौन आता है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आएगा 5वें नंबर पे। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो विकल्प दिया गया है इसमें बिहार आएगा। तो इस प्रकार अगर इसमें हम लोग कूट मिलाए तो सही कूट क्या बनेगा, सही कूट बनेगा सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो सही जवाब 3, 4, 1, 2 बनेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। चावल का कटोरा जो है भारत का कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, बताइए। तो देखिए चावल का कटोरा जो है वो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये कृष्णा रिवर है जो कि यहाँ पे जाके मिल रही है, उसके ऊपर है गोदावरी। इन दोनों के बीच का जो डेल्टा का क्षेत्र है इसी को चावल का कटोरा का क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए आप महानदी है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ताप्ती देखिए यहाँ खंभात की खाड़ी में जाके गिर रही है, नर्मदा भी, और उसके बाद नीचे जो है कावेरी रिवर, इसका भी आप लोग देख लीजिए। देखिए मैप जब भी मिले तो आप उसे एक बार अध्ययन जरूर कर लिया करिए, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें दिमाग से निकलने ना पाएँ। नेक्स्ट है, आकाश में होने वाली अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। मतलब पहले ही दिखता है कि सूर्योदय हो गया है और सूर्य डूबने के बाद भी थोड़ी देर तक प्रकाश की जो आभा बनी रहती है, वही प्रश्न बनाया जा रहा है कि ऐसा किसकी वजह से होता है। तो यह सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिए ये अपवर्तन है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है, पहली चीज़ तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता है कि ये बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो यह कैसा है, यह पूछा गया है। तो यह एक अग्रगंभीर है। क्या है, अग्रगंभीर पठार है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, अर्थात सिर्फ भारत में भ्रमण करें और भारत की सभी लोगों को या भारत की राजनीति को या भारत की आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, सभी दशाओं को वो जाने, बोले न उस पर कुछ, इससे उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ऐसा राय गांधी जी को कौन दिया था, बताइए। तो ऐसा राय जो है गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, बताइए सबसे ज़्यादा मत्स्यन क्षेत्र अर्थात मछली सबसे ज़्यादा संसार में कहाँ पाई जाएंगी। तो देखिए उष्ण तथा शीत सागरी धाराएं जहाँ मिलेंगी वहीं पे सबसे ज़्यादा मत्स्यन क्षेत्र पाया जाएगा। अच्छा ऐसा होता क्यों है, महत्वपूर्ण बात यह जानने के लिए है। तो आपको बता दें कि ऐसे क्षेत्र में ना प्लैंकटन, किसका विकास होता है, प्लैंकटन एक जो घास होती है समुद्र की, उसका बहुत ज़्यादा विकास होता है। और इसी घास को खाने के लिए, इसी को खाने के लिए मछलियाँ जो है, मछलियाँ यहाँ ज़्यादा पनपती हैं और रहना पसंद करती हैं। तो सही जवाब क्या बना,
ऑप्शन नंबर सी, उष्ण और शीतल सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं, अर्थात गर्म और ठंडी धाराएं जो मिलती हैं जहां, उसी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है? बताइए। देखिए प्रश्न में आरोही क्रम, आरोही का मतलब ये हुआ सबसे कम से ज़्यादा की तरफ, तो बताइए क्या होगा? तो सबसे कम हरियाणा में है लिंगानुपात, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में, फिर सिक्किम में, उसके बाद पंजाब में। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य की विधानसभाओं में जो निर्वाचन होता है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, यही पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार का जब भी हनन होगा, आपको पता है कौन आएगा बीच में? तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के पास ये स्वतंत्रता मिली है, वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हुआ, सर्वोच्च न्यायालय मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट। यही दोनों लोगों के पास रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। इसीलिए सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? अगर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप जरूर रखिए, क्योंकि देखिए विधान परिषद का जो है सृजन और विघटन कौन से अनुच्छेद से होता है यह भी पूछा गया है कई बार। तो 169 सबसे पहले तो आप आर्टिकल याद रखिए। दूसरी चीज ये है कि यह विधानसभा का जो विघटन और संरचना है यह कौन करता है? तो यह संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जिस राज्य में ऐसा होता है, विधान परिषद का संरचना होता है या उसका विघटन होना होता है, उस राज्य का विधान सभा जो है, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करना चाहिए, और वो भी 2/3 बहुमत से, तब जाके उसके ऊपर संसद कार्रवाई करता है। तो बताइए, और इस समय प्रेजेंट टाइम में टोटल 6 राज्य में यह उपस्थित है। 6 राज्य आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद ना हो तो गूगल कर लीजिए, लेकिन 6 राज्य जरूर बताइए कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद इस समय है। और एक प्रश्न और विधान परिषद के ऊपर बनता है कि कौन सा ऐसी परिषद है या सभा है जो भंग नहीं होती लेकिन समाप्त हो जाती है, तो वो भी विधान परिषद है। चलिए, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बताइए, किस जनगणना के आधार पर लोकसभा में जो है राज्यों के स्थान आवंटित किए गए हैं? कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए हैं। अभी जल्दी में आप लोगों ने देखा होगा कि नया संसद भवन का निर्माण किया गया, उसमें टोटल लोकसभा के लिए 888 सीटें बनाई गई। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1971 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश में अभी सांसद चल रहे हैं, लेकिन 2026 तक हम लोगों को परिसीमन नहीं कराना है। 2026 में परिसीमन होगा। आपको पता है 23 खत्म होने वाला है, लगभग आधा हो गया है। 24-25 2-3 साल में परिसीमन का वक्त आ जाएगा। परिसीमन होने पे बहुत सी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि 10 लाख पे एक सांसद रखना अनिवार्य है। आपको पता है 1971 में पॉपुलेशन कितना थी और 2021-22 में आज 23 में कितना पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो वही बात की जा रही है कि लोकसभा में जो वर्तमान आवंटन है वो कब का हो रहा है? तो 1971 का, और यह 2026 तक चलेगा। 26 में परिसीमन होने के बाद यह संख्या बदलेगी। चलिए, नेक्स्ट है, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायसीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, न्यायसीता सिद्धांत जो है यह गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और न्यायसीता सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई उद्योग है, उद्योग के जो मतलब उद्योग स्थापित करने वाले होते हैं, उद्योग मालिक जो होते हैं, उन्हें उसका मालिक न समझ के बल्कि क्या समझा जाता है? न्यासी समझा जाता है। उसके एक ट्रस्टी माने जाते हैं वो। और जब वो उसके ट्रस्टी माने जाते हैं तो उनका भी पूरा हक उस पर नहीं होता कि पूरा कंट्रोल करे। सभी एम्प्लॉई उस पर पूरा बराबर का हक रखते हैं। जो जितना वर्क करता है उसी हिसाब से उसका वर्क कमांड होता है उस कंपनी पे। यह गांधी जी का सिद्धांत था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? मृत्यु गणना की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गया है? तो यह जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पे है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आ भी चुका है परीक्षा में। उम्मीद है सब इसका सही जवाब भी देंगे। तो देखिए, अधिकतम लिंगानुपात की बात की जाए तो कहाँ की है? केरल की। और न्यूनतम बात की जाए तो यह हरियाणा की होगी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, दोनों की संख्या अगर बात की जाए तो केरल में देखिए, केरल की जो लिंगानुपात है वो 10:84 है और वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो 8:79 है। और आपको पता है कि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की वजह से ही यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का आगाज किया गया था, यहीं से शुरू किया गया था। अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। आप इसे भी याद रखिए, भारत का। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? बताइए। देखिए, राजकोषीय नीति का उपकरण जो नहीं है वह है ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? यह मौद्रिक नीति का उपकरण है। किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का उपकरण है, जो किसके द्वारा लाया जाता है? आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। बाकी सभी चाहे करारोपण हो, सार्वजनिक व्यय हो और सार्वजनिक ऋण हो, यह सभी राजकोषीय नीति का उपकरण है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो बताइए, देश के शासन के लिए कौन सा ऐसा जो यहाँ पे दिया गया है भाग, वह आधारभूत का काम करता है? तो ये मूलभूत होगा, तो वह है राज्य के नीति के निदेशक। तब तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 37 में सीधा कहा गया है कि यद्यपि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी यह देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे तथा राज्यों का कर्तव्य होगा कि इसको इसी के दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी पॉलिसियां बनाएं, निर्मित करें। चलिए, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं, आपको पता है कि वह अंतिम उस पर फैसला लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अंतिम फैसला उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लिया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर, इसको थोड़ा हाईलाइट करिए आप लोग, कि यहाँ जो है इसकी स्थापना कब होती है? यह 1952 में इसकी स्थापना होती है। और एक प्रश्न और यहाँ पे बनाया जाता है कि क्या ये संविधान में इसका जिक्र है? जी नहीं। देखिए, स्थापना की बात की है तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है। यह संविधान से अलग एक जो है संस्था है, जिसे संविधानोत्तर संस्था कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिए। कई बार पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। चलिए, नेक्स्ट है भारी पानी। वह पानी होता है, भारी जल जिसे कहा जाता है, वह कौन सा जल होता है? तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है समस्थानिक ले लेते हैं, उसे ही भारी जल कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रोजन के स्थान ले लेते हैं, मतलब क्या हुआ? तो देखिए, नॉर्मल जल जो होता है वो H2O होता है, इसके स्थान पर ड्यूटेरियम स्थान लेता है, D2O होता है, इसे ही भारी जल बोलते हैं। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में जो है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होंगे, तो आप उन रंगों को कैसे अलग करेंगे? तो आपको बता दें, एक प्रिज्म आता है, प्रिज्म को आप लगाएंगे तो सभी जो रंग हैं आपको अलग अलग पट्टी के रूप में दिखाई देंगे। इसका इमेज मैं लगा नहीं पाया, सॉरी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कम्युनिटी वाले पोस्ट में इसको लगा दूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? अगर नमक युक्त मिट्टी है, वहाँ पे जो पौधे उगेंगे उसे क्या कहा जाएगा? बताइए। देखिए, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो हैलोफाइट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हैलोफाइट। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, देखिए, पहला ऑप्शन इसमें जीरोफाइट लिखा है। जीरोफाइट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मरुस्थल में, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। तो हाइड्रोफाइट का मतलब क्या हुआ? जल में उगने वाले पौधे, जल में। चलिए, नेक्स्ट है संवहनी। पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो बताइए, पौधे जो हैं उसमें पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो आप देखिए, पौधों में अगर आप उसका सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे 2 पार्ट में उसके सेक्शन को आप देख सकते हैं। एक बाहर वाला पार्ट हुआ और एक बीच वाला पार्ट हुआ। बाहर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? बाहर वाले पार्ट को फ्लोएम बोला जाता है।
बाहर वाले पार्ट को फ्लोएम बोला जाता है, फ्लोएम, और अंदर वाले को जाइलम बोला जाता है, जाइलम। अब देखिए फ्लोएम और जाइलम दो प्रकार के होते हैं। तो जाइलम में जो है, जाइलम जल को जो है वो ले जाने के लिए पौधों के जड़ से लेके मतलब शरीर के पत्ते तक पहुंचाने के लिए जड़ से अवशोषित होते हुए जल को बीचों बीच, जाइलम कहाँ होता है, बीच में होता है, जल यहीं से बीचों बीच जाता है पौधों में। जबकि फ्लोएम से जो है वो क्या जाता है, फूड जाता है, फूड अर्थात खाना प्रवाहित होता है फ्लोएम के द्वारा। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पानी को ऊपर ले जाने के लिए कौन से संवहनी या ऊतक का प्रयोग होता है, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है, तंतु को क्या करके, गर्म करके आर्गन गैस से भरे पारे के वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, और उसी से जो है तंतु जब गर्म होता है तो श्वेत प्रकाश नली में पैदा होती है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर, गोल्डन आवर का संबंध किससे है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए जब हृदयघात की घटना होती है, किसी के मतलब हृदयघात हो जाता है, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका स्ट्रोक पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास उस हृदयघात होने के बाद 1 घंटे का समय मिलता है, और 1 घंटे के अंदर आपको मेडिकल सहायता आवश्यक होती है, जिसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर हॉस्पिटल पहुंचना होता है। उसी को गोल्डन आवर जो है नाम दिया गया है कि इस गोल्डन आवर का प्रयोग करें और जल्दी से जल्दी पहुँचें अस्पताल, जिससे आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पीछे वाले टेस्ट में पेपर में भी हम लोगों ने देखा और अच्छे से टेस्ट देखा। छोटा सा ट्रिक है कि अगर परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि वो रिवर्सिबल नहीं हुआ, वापस से उस पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता कोई भी विधि लगाकर, तो वो हो गया केमिकल परिवर्तन, और यहाँ पे केमिकल परिवर्तन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी अंडे का तला जाना, अंडा अगर तल दिया गया तो फिर वापस से उसे कैसे भी आप किसी फ्रीजर में डालिए, कहीं भी डालिए, वापस से फिर वो अंडा नहीं बन सकता। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जबकि बर्फ के घन का पिघल रहा है बर्फ, तो उसे वापस से आइस बनाया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में आप रखिए। गैसोलीन का कथन ऐसे ही होगा, लोहों के किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी। देखिए ऐसा प्रश्न बनाने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग यह फैक्ट जानते हैं कि नहीं कि अगर शिशु है, आप बच्चे हैं, तो बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या टोटल 300 होती है, जो डिवाइड होके 206 हड्डियों में बट जाती है। तो सही जवाब बना ऑप्शन नंबर बी, वयस्क व्यक्ति, 20 वर्ष मतलब क्या हुआ, वयस्क व्यक्ति में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफ़ेद कीट जो है एक कवक रोग है, यह रोग कहाँ होता है, अर्थात कौन सी फसल पे होता है, बताइए। तो देखिए यह जो है सरसों पे होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट है, ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है। ब्लैक हार्ट रोग जो है यह किसके, कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ब्लैक हार्ट जो है यह आलू को प्रभावित करने वाला रोग है। नेक्स्ट है, अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है, तो बताइए अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, यही प्रश्न बनाया गया है, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो टार्टेरिक एसिड जो है यह अंगूर में पाया जाता है। अच्छा कुछ और एसिड देखिए, एस्टिक एसिड यह कहाँ मिलता है, सिरका में, सिरका। अच्छा आपको एक और फैक्ट बताएं कि अंगूर का जो बीज होता है ना, उसके बीज से तेल भी निकाला जाता है, उस तेल में टार्टेरिक एसिड का मात्रा काफ़ी अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है, बताइए। गरुड़ जो है नेवल एयर स्टेशन यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह कोच्चिन में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, कोच्चिन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कठिन शब्द देने का तात्पर्य इनका था फंसाने का प्रयास किया जाए, लेकिन सीधे शब्दों में कहे ऐसा कौन सा पदार्थ है दिए गए ऑप्शन में से जो आसानी से अपघटित नहीं होगा, बताइए कौन सा है।
जिसका किण्वन आसानी से नहीं होगा। तो देखिए घरेलू मलमूत्र, इसका किण्वन आसानी से हो जाएगा। लैप अपमार्जन, इसका भी हो जाता है। साबुन एक ऐसी चीज़ है जिसका आसानी से नहीं होगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। पौधे की पत्तियां तो आपको पता है कि आसानी से वो डिकम्पोज होकर खाद बन जाती हैं। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। देखिए जब भी कैंसर की बात आए आप हमेशा याद किए होंगे कोबाल्ट के प्रयोग से कैंसर का इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात रक्त कैंसर की हो रही है। अगर ब्लड कैंसर स्पेसिफिक दिया गया है तो इसमें P32 का बात अवश्य आनी चाहिए। इसका उपचार जो है P32 के द्वारा होता है, जिसे फास्फोरस 32 कहते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं अगर सिर्फ कैंसर की बात की जाती तो कोबाल्ट 60 आ जाता आंसर में। नेक्स्ट है भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? बताइए तैरती हुई सब्जियां जो है कहाँ पे इसकी खेती की जाती है? तो ये डल झील कश्मीर में की जाती है। यहाँ पे डल झील में आपको पता है कि बहुत सी खेती होती है और बहुत अच्छा मतलब आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पे चलती है डल झील में। नेक्स्ट है भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। टोटल भारत की जो कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में है? यही प्रश्न बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। और यह फैक्ट आप लोग इंपॉर्टेंट में जरूर रखिए, याद कर जाइए। तो टोटल 19% जो है टोटल भारत की कृषि योग्य भूमि का सिर्फ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यूपी में एक कृषि से रिलेटेड एक और प्रश्न आता है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यह कहाँ पे हैं? यह यूपी में है। आप इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को की जो कार्य भाषा है वह कौन कौन सी भाषा में उसका कार्य होता है? तो देखिए यूनेस्को की जो कार्य भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। सिर्फ 2 भाषाएं उसकी कार्य भाषाएं हैं। बाकी तो ऐड करने के लिए बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ 2 कार्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ आरक्षित परियोजना नहीं है? देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। 4 के चारों में आपको बाघ जरूर मिलेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से अगर देखा जाए कि बाघ संरक्षित परियोजना कौन सी नहीं है, तो आप देखेंगे मानस जो है, मानस में बाघ तो है लेकिन इसके साथ कौन कौन आता है? गैंडा, हाथी और उसके बाद जंगली जो भैंसा होते हैं, ये सब भी इसमें समाहित किए गए हैं। सिर्फ बाघ के लिए ये संरक्षित नहीं किया गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मानस अवस्थित कहाँ पे है? मानस असम में है। चिल्का आपका उड़ीसा में है। ये सब आप याद कर जाइए। नेक्स्ट देखिए दुधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? लखीमपुर खीरी में। उसके बाद कान्हा जो है यह एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है किस जिले में स्थित है? बताइए। देखिए आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में। नेक्स्ट लाइफ डिवाइन पुस्तक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार आ चुका है कई परीक्षाओं में और खास करके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तो भर भर के पूछा गया। तो यह अरविंद घोष जी की पुस्तक है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। यह किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए प्रयोग किया गया या चलाया गया एक योजना था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। पहला फैक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? 1945 में। दूसरा फैक्ट ये है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन पे आप ध्यान रखिए, वो है क्लाइमेट इटली। क्यों? क्योंकि 1945 के बाद जो है जब चुनाव होता है तो क्लाइमेट इटली बनते हैं वहाँ के पीएम और इन्हीं के समय जो है 1947 में देश आज़ाद हुआ था क्लाइमेट इटली के समय। इसीलिए ये प्रश्न को घुमा के डिजाइन भी किया गया। चलिए नेक्स्ट है वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है।
तो देखिए ये पुराना प्रश्न है, लेकिन करंट अपडेट आपको बता दें तो ये इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान अब ग्रे सूची से जो है बाहर निकल गया है। आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? यूनाइटेड नेशन जो है उसके अस्थायी सदस्य में से कौन सा देश जो है अस्थायी सदस्य नहीं है? टोटल जो सदस्य हैं इसके अस्थायी वो 5 हैं। 5 में से कौन कौन है? तो देखिए, एक हुआ अमेरिका, दूसरा हो गया आपका फ्रांस, तीसरा आपका हो गया ब्रिटेन, चौथा आप नोट करिए, चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो गया रूस, पांचवा आपका हो गया चीन। टोटल यही 5 देश हैं। जापान इसमें समाहित नहीं है, तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से याद रखिए, टोटल 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी सदस्य हैं। पहले नंबर पे आप अमेरिका रखिए, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे ब्रिटेन, चौथे पे रूस, पांचवे पे चीन। यही 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत कितनी बार भी प्रयास किया, लेकिन चाइना उसमें बार बार रोड़ा बन के इसे उसमें घुसने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में कितना था? तो ये 2021 का सूचकांक है, इस समय 2023 चल रहा है। हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? यह पुराना प्रश्न है, लेकिन ये जो आप याद रखिए ये कहाँ के थे? ये श्रीलंका के थे। तो चलिए साथियों, इस प्रकार जो है हम लोगों का टेस्ट सीरीज जो है आज का समाप्त हुआ, 7वां टेस्ट सीरीज। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक प्रश्न मैंने पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँगा, मुझे याद है। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज? आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।